नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी की वसंत भाग 3 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये पाठ पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में ये बताया गया है कि पहले लाख की चूड़ियों का बहुत प्रचलन था और इसकी वजह से जो स्थानीय कारीगर थे उनको काम मिलता था, लेकिन आज मशीनी युग के आने से इनके व्यापार पर कितना नुकसान हुआ है और आधुनिकता की दौड़ में या मशीनी के दौर में कारीगरों की कला का कितना नुकसान हुआ है, इसको इस पाठ में दिखाया गया है। लेखक कांतानाथ इसके बारे में अपने एक संस्मरण को बता रहे हैं। साधारण सी भाषा में ये पाठ है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू नाम है और अच्छा आदमी इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर एक ग्रामर है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, गुणवाचक विशेषण। जिसके बारे में बताते हैं वो विशेष्य होता है और उसके बारे में जो बताते हैं वो विशेषण होता है, और उसके बारे में जो बताते हैं अगर वह अच्छाई या बुराई हो तो गुणवाचक विशेषण होता है। तो लेखक कह रहे हैं सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, आनंद यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें, उनके मन को आकर्षित कर लें। लेखक ये बता रहे हैं कि उनके गांव में एक बदलू नाम के व्यक्ति थे जो कि लाख की चूड़ियां बनाते थे। लाख एक पदार्थ है जिसको हम वैक्स कहते हैं। कहते वो उसकी गोलियां बना के देते थे तो बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो लेखक बता रहे हैं वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। इस पाठ की मुख्य पंक्तियों को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, वो पाठ के मुख्य बिंदु बनेंगे और जो शब्द बोल्ड हैं वो उनके कठिन अर्थ बनेंगे, कठिन शब्द हैं। तो और आगे कहते हैं बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह उसे पिघलाया करता था, लाख को। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, सलाख स्टिक। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थीं, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। ये मुंगेरी ये है, ये आप जो हाथ में डंडा सा देख रहे हैं, इससे उसके साइज को फिक्स करते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, जो रफ होती हैं उसको सॉफ्ट बनाता, और तब हर एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया कहते खाट, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहकर पुकारता। लला मतलब लाला को कहते हैं, लाला मतलब प्यार से किसी बच्चे को कहते हैं, लाड़ से। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो ये बताया गया वो बदलू कितनी चूड़ियां बनाता था दिन में? 4-6 जोड़े। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु नई दुल्हन, जिस प्रकार से नई दुल्हन की कलाई बड़ी आकर्षित करती है और आदमी चाहता है उससे देखता रहे, ऐसे ही वो अपनी उन चूड़ियों को देखता रहता था क्योंकि वो उनकी बड़ी मेहनत से बनाई होती थी और वो उसको बड़ी प्रिय थी।
बदलू मनिहार था। मनिहार एक वर्ग होता है जो कि चूड़ियों को निर्माण करता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, पैटर्नल बिजनेस। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब लोग खरीदारी करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। अब इस पंक्ति से ये पता चल रहा है पहले उसकी कितनी डिमांड थी, लेकिन बाद में मशीनी युग के आने से उसको कितना नुकसान होगा। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? चीज की अदला बदली। ये पहले के जमाने में क्या है, लोग किसी चीज के बदले चीज देते थे। जैसे हम भी जब बचपन में जाया करते थे तो अपने घर से कुछ गेहूं ले गए। अब दुकानदार उस गेहूं को तोलता था और उसके बाद ये कहता था ठीक है 5 रुपए की आप कोई भी चीज ले सकते हो। इसी प्रकार से वो मतलब अपनी चूड़ियों को बेचता था वस्तु विनिमय के बदले। मतलब ये कहता था मैं चूड़ी को दे दूंगा पर इसके बदले ये चीज दो और इतनी दो। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जिस प्रकार से शादी होती है और शादी में सबसे महत्वपूर्ण चूड़ियां ही होती हैं क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती हैं। तो उस अवसर पर वो अपनी ज़्यादा डिमांड करता था। जैसे आप देखते हैं घर में काम करने वाले, है ना, शादी ब्याह पर कहते नहीं मैं तो ये लूंगा, मैं तो ये लूंगा। और आदमी खुशी के मारे देता भी, क्योंकि ऐसे अवसर जिंदगी में कम आते हैं। ऐसी वो भी अड़ जाता था उस समय। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मनाने में लोहा लगना ये एक मुहावरा है, मतलब बहुत मुश्किल काम होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो शादी पर उसको ये सब चीजें मिलती थी। उसके घर वालों के लिए कपड़े भी मिलते थे, अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी, पगड़ी इज्जत का प्रतीक है, और रुपए भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि वो उसके व्यवसाय के विरुद्ध थी। क्योंकि जितना कांच की चूड़ियों का प्रचलन चलेगा उतना उसका व्यवसाय घटेगा। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच नहीं आ जाएगी, खिंचाव नहीं आ जाएगा, चोट नहीं लग जाएगी। अब देखिए इस पंक्ति में व्यंग्य है। व्यंग्य इसलिए क्योंकि उसको उसके व्यवसाय में ये प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब स्वागत, आवभगत। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लग रहा था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा, बहुधा मतलब अक्सर, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपनी मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपनी मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लंबी अवधि समय तक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि जो गोलियां होती हैं उनमें रुचि बच्चों के बचपन में होती हैं, और उनका गांव में गैप भी हो गया था 8-10 साल का। अतः गांव में होते हुए भी
कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, क्योंकि समय परिवर्तन हो गया। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले ही मतलब बहुत ही कम, विरले मतलब अनोखे, मतलब एक्सेप्शन केस में ही। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। सहसा, अचानक। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उसे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। अब आप कहेंगे भैया क्यों कहा, तो वो तो भाई थोड़ी लगते थे। तो प्यार से, जब बच्चे बड़ी उम्र में हो जाते तो उनको प्यार से लोग भैया भी बोलते हैं गाँव में। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा, क्योंकि अब 8-10 साल का गैप हो गया था और उसकी उम्र में ढलान भी हो गई थी। मैं हूं जनार्दन काका, नाम है जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल अपनी याद के याद के पन्ने पर, स्मृति पटल अपने दिमाग पर, अतीत के चित्र, पुरानी पिक्चर। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। अब देखिए, उनका व्यवसाय बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मतलब लोग आकर्षण के कारण और सस्ती होने के कारण कांच की चूड़ियों को लेते हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। अब इसमें लेखक का मतलब वो उसका काका का, बदलू काका का व्यंग्य भी है। और ये लेखक ये भी जानना चाहता है कि शायद मन को कुरेद करके देख रहे हैं कि वो अभी उनके मन में कितनी गहराई है इस बात के लिए। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा कहते हैं अस्थमा, जिसमें दम घुटता है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, मतलब महसूस कर ली, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी, मौसमी खांसी, क्रॉप्ड कफ। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, दुख। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यही इस पाठ का मूल बिंदु है कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए मतलब कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब कहते हैं मैंने फिर अपने टॉपिक को बदला, क्योंकि मुझे लग रहा था वो चुप हो गए। तो फिर मैंने कहा, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, खुश होकर। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ देख कर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर मैंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब देखिए, जब व्यक्ति का व्यवसाय बंद हो जाता है तो प्रिय पशुओं को भी बेचना पड़ता है। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था
तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त मतलब वक्त, समय। अब आप देखिए हिंदी में बोलते हैं वक्त, लेकिन यहाँ पर लेखक शब्द प्रयोग कर रहा है वक्त। गांव के लोग शब्दों को विकृत करके जो बोलते हैं वो देशज शब्द या ग्रामीण शब्द कहलाते हैं। ये पाठ के अंत में व्याकरण के रूप में आएगा। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक आम का प्रकार है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि हाथ की, दोनों हाथों को जोड़ करके जो आकार बनता है, अंजलि। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं, सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आऊं, क्योंकि उसकी उससे ज्यादा कीमत थी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। भले उनका व्यवसाय टूट गया था, पर उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं तोड़ा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। तो इस पाठ में हमने ये सीखा, ये पढ़ा कि मशीनी युग ने लोगों को कितना बेरोजगार कर दिया है। और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेरोजगार के टूट जाने पर भी अपने व्यक्तित्व और अपने पहचान का नुकसान नहीं होने देते। तो यहीं पर पाठ का मूल पाठ हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपकी कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।